हाय दोस्तों, मैं हूँ क्रिस्टी। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि जब हम अपनी ओसीडी रिकवरी पर काम कर रहे होते हैं तो मजबूरी के रूप में चिंतन को रोकना क्यों मुश्किल हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं इसके बारे में बात करूं, मैं चाहती हूं कि रिलीज होते ही सभी नए वीडियोस के साथ आप अप टू डेट बने रहें। इसके लिए आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जब हम ओसीडी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि ये चक्र मजबूरियों के प्रदर्शन से भरा हुआ होता है और यही हमें फितूर को पूरा करने के चक्कर में फंसाए रखता है। फितूर हमें एक खास तरीके का एहसास कराता है। हम किसी भी तरह से कम चिंतित या कम असहज महसूस करने में मदद पाने के लिए मजबूरी में कुछ न कुछ करते हैं, या जो भी सबसे खराब स्थिति है उसके जोखिम को कम करने के लिए फितूर में प्रस्तुत किया जाता है या इसे गलत साबित करने की कोशिश करता है। कोई सटीक उत्तर खोजने के लिए हम मजबूरियों में कुछ न कुछ करते हैं। हमने मजबूरियों के बारे में बात करने वाले काफी वीडियोस देखे हैं। इस चैनल पर कई ऐसे वीडियोस हैं जो हमें बताते हैं कि मजबूरियां अलग अलग रूप में कैसी हो सकती हैं। ये हाथ धोना हो सकता है, जो बहुत से लोग जो ओसीडी के बारे में पुख्ता तौर पर नहीं जानते हैं, उन्हें लगता है कि हाथ धोना उन लोगों के लिए एक बड़ी मजबूरी है जो किसी तरह के संदूषण ओसीडी से पीड़ित है। इसके अलावा ये देखना कि दरवाजा बंद है या नहीं, ताले, स्विच वगैरह, या चाकू या ऐसा कुछ छिपाने की शारीरिक मजबूरी हो सकती है, या ये टालमटोल करने वाला व्यवहार हो सकता है जो दरअसल अपने तरीके की मजबूरियां हैं, क्योंकि हम सक्रिय रूप से किसी ऐसी चीज के आसपास होने से बच रहे हैं जो हमारे फितूर को बढ़ावा देता है, और फिर निश्चित रूप से हम मानसिक मजबूरियों की ओर बढ़ते हैं, जैसे मानसिक रूप से हमारी भावनाओं को परखना या सामान्य रूप से लगातार ध्यान देना। ये हमारे दिमाग में परिदृश्यों को फिर से देखना हो सकता है कि हम इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। ये बीती यादों से पता लगने जैसा हो सकता है कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, या अगर हम इसे सही ढंग से याद कर रहे हैं या उस समय हम कैसा महसूस कर रहे थे, तो ये कुछ वाक्यांशों को दोहराने जैसा हो सकता है जो फितूर को बेअसर करने में मदद करते हैं। या ये कोई अफवाह हो सकती है जिस पर मैं इस वीडियो में ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। और चिंतन से मेरा मतलब है मूल रूप से एक ही विषय पर बार बार विश्लेषण सा करना। पता है, हमारे दिमाग में अगर कुछ सच है तो उसके बारे में अपने दिमाग में बार बार सोचना, या हम किसी चीज के बारे में कैसा महसूस करते हैं, आप इसे होने से कैसे रोक सकते हैं। दरअसल ये निरंतर मानसिक समस्या को हल करने जैसा है, और ये एक तरह से जुड़ा हुआ हो सकता है। मुझे लगता है कि जब मैं ये कहती हूँ तो पता है, मानसिक जांच और इस तरह की जांचें ये दरअसल थोड़ी चिंतन की तरह है, क्योंकि तब आप शायद जांच कर रहे हैं कि आप किसी चीज के बारे में कैसा महसूस करते हैं, और आप इसके बारे में और इससे जुड़ी बातों के बारे में गहराई से सोचते हैं। पता है, मुझे इसके बारे में कैसा महसूस हो रहा है, या शायद ये इसकी वजह से सच है। असल में फिर कभी मुझे ऐसा लगा तो शायद ये सच नहीं है। मानसिक चिंतन के साथ ऐसा है कि जब तक हम ओसीडी के बारे में नहीं जानते, हम में से बहुत से लोग, मैं भी, निश्चित रूप से चिंतन के बारे में जानते भी नहीं हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे ये भी नहीं पता था कि अन्य लोगों ने हर चीज का लगातार उस तरह से विश्लेषण नहीं किया जैसा मैंने कहा था। मुझे नहीं पता था कि कई बार हर कोई अपने दिमाग में सब कुछ नहीं बिठाता है और ना ही गंभीरता से लेता है जो उन्होंने सोचा होगा और चाहते हैं, और उस खास विचार पर विचार करना है जो मुझे नहीं पता था। जब तक मैंने ओसीडी के बारे में सीखना शुरू नहीं किया था, जब मेरी हालत वाकई बहुत खराब हो गई कि ये ऐसा कुछ नहीं था जो हर किसी ने किया था, और वाकई ये असल में एक मजबूरी थी जो सच में मेरी चिंता को और बढ़ा रही थी। तो अगर हम देखें कि हम चिंतन क्यों करते हैं, तो पता है, इसका वही कारण है जो हम दूसरी मजबूरियों में करते हैं। ये एक भयभीत परिदृश्य को सच होने से रोकने की कोशिश करने के लिए है। तो क्या हम इसलिए चिंतित रहें कि इसका कोई असर होगा? हो सकता है कि हम अपने रिश्ते के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हों, है ना? मेरे लिए ये एक डरावनी स्थिति है जिससे हम ऐसा करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ अलग अलग भयानक स्थितियां हो सकती हैं। इसलिए उदाहरण के तौर पर रिश्ते के ओसीडी के मामले में कोई इस पर इसलिए चिंतन कर रहा होगा क्योंकि उनको गलत रिश्ते में रहने से डर है, और अपने साथी को भरोसे में रखना, उदाहरण के लिए अपने साथी का समय बर्बाद करना और फिर हमेशा के लिए दुखी रहना, लेकिन साथ ही उन्हें रिश्ते को छोड़ने से भी डर हो सकता है।
क्योंकि वे असल में अपने साथी से प्यार करते हैं और उन्हें खोना नहीं चाहते। इसलिए कुछ आशंकाएं हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई नुकसान के फितूर के बारे में चिंतन कर रहा हो, या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर वे जानते हैं कि वह अन्य लोगों के लिए जोखिम हो सकता है तो वे खुद को गिरफ्त में आने से रोकने के लिए कार्य कर सकते हैं। तो यह अन्य मजबूरियों के समान ही है कि आप जानते हैं कि चाकू छुपाने से आप उस नुकसान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है और शायद जो कारगर हो सकता है। मान लीजिए कि आप ऐसा कदम उठा सकते हैं और अपने आप को पुलिस के हवाले कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ऐसा ही था और इसलिए चिंतन अभी भी अन्य मजबूरियों की तरह ही है, किसी स्थिति पर निश्चितता प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए मजबूरियों को खत्म करें या कुछ अलग अलग आशंकाओं वाले परिदृश्यों को वास्तविकता में आने से रोकने की कोशिश करना। इसके अलावा जब हम काम कर रहे होते हैं तो असुविधा, असहज भावनाओं और एहसासों से बचने के लिए हमारे दिमाग में कुछ करने की कोशिश के दर्जनों विचार चल रहे हैं। या जरूरी नहीं कि आपके मन में ये भावना हो कि शायद पता है हमारे मन में असल में जो भावना है वो सच में है या नहीं है। ये जिंदगी को या खुद को या अन्य मजबूरियों की तरह ही कुछ नियंत्रण करने की कोशिश करने के गलत तरीके से नियंत्रित करने का प्रयास करने का एक तरीका है। लेकिन बात यह है कि ओसीडी के चिंतन करने वाले पक्ष के साथ इसे रोकना कठिन है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है और मेरे मामले में ये 100% था। मजबूरियों को खत्म करने के बाद उन्हें रोकना उतना ही कठिन हो सकता है। आपके पास नियंत्रण है, आप चुन सकते हैं, आप चुनाव करते हैं। आपने शायद कुछ संज्ञात्मक कार्य किया है या आपने कुछ खुलासा किया है, तो आपके पास विकल्प हो सकता है। शायद चाकू ना छुपाने या अपने हाथ ना धोने या साथी से अपनी बात को जाहिर ना करने या लगातार गूगल ना करने का। लेकिन शायद आप देखें, निश्चित रूप से मेरे लिए जब मैंने भरोसे की उम्मीद करना, जाहिर करना, गूगल करना, टालना बंद कर दिया, मैं फिर भी संघर्ष कर रही थी। मुझे अभी भी लगातार दखल देने वाले विचार आ रहे थे और अभी भी मेरे दिमाग में लगातार कुछ चल रहा था। मैंने अपने लिए व्यक्तिगत रूप से भी पाया कि मुझे लगा कि मेरे दिमाग में दखल देने वाले विचार आ रहे हैं 24 घंटे। तो जब मैं काम पर होती या काम करने की कोशिश करती, अपने काम पर ध्यान देती और मैं जो सोच रही थी वो मेरे दिमाग में लगातार चल रहा था। मैं अभी भी अपने रिश्ते के बारे में क्या सोच रही हूँ? क्या मेरे रिश्ते में कोई समस्या है? क्या मेरे साथ कोई समस्या है? क्या मैं पागल हूँ? खैर, मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। लेकिन फिर एक दिन कुछ हुआ और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि दरअसल मैं काबू में नहीं थी। तो शायद उस पल में मेरे दिमाग में ये लगातार चल रहा था और उस वक्त मैं सोच रही थी। ये लगातार दखल देने वाले विचार थे और यही कारण है कि मुझे इस तरह के आरोप लगाना और दोबारा जिम्मेदार ठहराना और उन सभी चीजों को ढूंढना बहुत मुश्किल लगता है जो मैं करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये हस्तक्षेप कर रहा होता है। ये एक दखल देने वाला विचार है क्योंकि ये लगातार चल रहा था। लेकिन हाल ही में जब मुझे ओसीडी के बारे में और चिंतन और इसकी प्रक्रिया के बारे में पता चला, वो ये है कि मेरे मन में दखल देने वाले विचार नहीं थे। 24 घंटे मुझे दखल देने वाले विचार आ रहे थे और फिर मैं लगातार चिंतन कर रही थी, जैसे मेरे दिमाग में स्वचालित लूप की तरह चल रहा था। और यही कारण है कि कमरे के बारे में चिंतन मेरे लिए जरूरी रूप से कम करना मुश्किल था और फिर मैं काम करने की कोशिश करती। दखल देने वाले विचार क्या हैं और चिंतन क्या है? मुझे ऐसा कैसे पता चलेगा कि मैं किसी चीज पर चिंतन कर रही हूँ? तो मैंने सीखना शुरू कर दिया कि ये मेरे दिमाग में जरूरी रूप से नहीं है। ये 24 घंटे दखल देने वाले विचार नहीं थे, मैं 24 घंटे चिंतन कर रही थी और यह स्पष्ट रूप से दखल देने वाले विचारों के बीच हो रहा था। मैं शायद एक और दखल देने वाले विचार को आने की अनुमति भी दे रही थी, क्योंकि मैंने सीधे उस विचार या जो कुछ भी था को छोड़ दिया और मैं लगातार चिंतन कर रही थी और यह मेरे लिए चिंता का एक स्रोत बन गया था। और यह मेरे लिए चिंता का एक स्रोत बन गया जब मुझे एहसास हुआ कि इस पर काम करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा था और मैं इस चिंतन को कैसे रोकूं, क्योंकि यह स्थिर है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे नियंत्रित कर सकती हूँ।
तो इसलिए यह मेरे लिए एक और बात पर चिंतन करने की वजह बन गया। तो तब से मैंने जो सीखा है वह कारण ये है कि मैं चिंतन को रोक नहीं सकी, क्योंकि मैं अभी भी सबसे खराब स्थिति से पूरी तरह से डरी हुई थी। पता है, जिस तरह के दखल देने वाले विचार आ रहे थे, मुझे पागल होने का डर था। मैं अपने साथी को खोने से डर रही थी। मैं इस चिंता में फंसने से डर गई थी। लिम्बो लेन जैसा महसूस कर रही थी। मैं जानना चाहती थी कि क्या करना है ये ना जान पाने की वजह से मैं डर रही थी। मैं फंस गई थी। मैं इस बात से डर गई थी कि मैं कभी भी इन दखल देने वाले विचारों से उभर नहीं पाऊंगी, और मेरी चिंता क्या है और मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ। मैं कभी बेहतर नहीं हो पाऊंगी। इसलिए मैं बहुत सी चीजों से डरती थी। मैं रुक नहीं सकती थी। हालांकि मेरा दिमाग अभी भी चिंतन कर रहा था। ये मुझे अभी भी ऐसा महसूस करा रहा था कि मुझे ये सुरक्षा व्यवहार करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था कि मैं खतरे में हूँ। और पता है, ये तब तक नहीं था जब तक मैंने उन आशंकाओं के बारे में पता करना शुरू नहीं किया जो मुझे इस चक्र में बांधे हुए थे। और इन आशंकाओं के बारे में मैं अधिक तर्कसंगत रूप से सोचना शुरू करती हूँ कि मैं अपने तरह के चिंतन करने वाले पर थोड़ा अधिक नियंत्रण हासिल करने में सक्षम थी, और मैं वाकई एक विकल्प बनाने में सक्षम थी। मुझे कहना होगा कि चिंतन एक ऐसी चीज है जिस पर मुझे अभी भी नजर रखनी है। मैं किसी दोस्त के साथ बातचीत करने के बारे में चिंतन कर रही थी, और फिर मैंने महसूस किया कि मैं इसमें धंसती जा रही हूँ और मुझे पता भी नहीं चला है। इसलिए ये अभी भी कुछ ऐसा है जिस पर मुझे नजर रखनी है। मुझे समय समय पर इसके बारे में सोचना है। क्या यहाँ कुछ तर्कहीन है जो इस चिंतन को प्रेरित कर रहा है? जरूरी नहीं कि सिर्फ ओसीडी से संबंधित हो। मेरा मतलब है कि मैं बस कुछ चीजों के विश्लेषण के बारे में बात कर रही हूँ जो घटित हुई हैं, या बस किसी बातचीत के बारे में। आप जानते हैं, चिंतन एक ऐसी चीज है जो बहुत से लोग करते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की अवस्था नहीं है वो भी सोचते हैं। लेकिन मैं इस तथ्य पर पैसा लगाऊंगी कि ये ऐसा कुछ नहीं है जो वे करना चाहते हैं, लेकिन वे इसे कर रहे हैं क्योंकि उन्हें शायद ये विश्वास है कि चिंतन अच्छा होता है। लेकिन किसी चीज का विश्लेषण करने के बारे में सोचना उनके लिए मददगार होता है। और हम में से जो लोग ओसीडी से पीड़ित हैं, वो शायद ये मानेंगे कि शायद हमारे जीवन में एक समय ऐसा आया था जब हमें कुछ सोचने की जरूरत थी, या मैंने हमारी मदद की जो मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे पास इस तरह का जो भी कारण है वह एक गलत तरीके से महसूस किया गया है कि उसने अवचेतन रूप से विश्वास किया था, और तथ्य हमारे दिमाग में लगातार हमारे लिए मददगार थे। जब वाकई हम ओसीडी के बारे में जितना अधिक सीखते हैं, तो मेरे लिए ये उन आशंकाओं का पता लगाना था जो मुझे इसमें खींच रहे थे, जो मुझे इस चिंतन के पाश में फंसाए रख रहे थे। मैंने इस वीडियो में बात की है मेरी सबसे बड़ी चीजों में से जिसमें मैं बुरी तरह फंस गई थी, और वो है हमारी ओसीडी। तो मैं वास्तव में साथी को खोने का डर तो तोड़ रही थी, और इस तरह की चीजों में वास्तव में टूटने का कहना ठीक है। क्या ये वास्तव में सबसे भयानक चीज हो सकती है? नहीं। और मैं तर्कहीन विश्वासों और आशंकाओं को तोड़ने के बारे में बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमारे पास इस तरह की चीजों के बारे में इस चैनल पर कुछ बहुत अच्छे वीडियोस हैं। इसलिए मैं सैंडी, हन्ना, ओलिवर, स्टीव के वीडियो पर एक नजर डालने की सलाह दूंगी, जो बताते हैं कि हमें अपने डर और तर्कहीन विश्वासों और बिना शर्त स्वीकृति के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। इसलिए मैं इस बारे में अधिक जानने के लिए उन वीडियोस को देखने की सलाह दूंगी। लेकिन विषय से ना भटकते हुए वह ये था कि चिंतन को रोकने के लिए, चुनाव करने के लिए मुझे कुछ चीजों के आसपास अपने विश्वास पर काम करने की आवश्यकता थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसमें समय लगता है, और क्योंकि ये चिंतन है और क्योंकि ये भय और दहशत से भरपूर था, ये लगभग एक तरह से एक स्वचालित चीज की तरह हो गया था जो अपने आप चल रहा था। और ये तब तक नहीं था जब तक कि मैं काफी समय से रिकवरी पर काम नहीं कर रही थी, और मैंने अपने तर्कहीन विश्वासों को अधिक तर्कसंगत विश्वासों में बदलकर और डर के स्तर को नीचे लाकर अपनी चिंता के स्तर को कम करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मैंने देखना शुरू किया कि मैं मानसिक मजबूरियों को और ना सहन करने का चुनाव कर सकती हूँ। लेकिन ये कुछ ऐसा था जो बहुत धीरे धीरे आया,
और ये ऐसा होगा जैसे मेरे पास एक क्षण होगा जहां मैं खुद सोच रही होंगी कि क्या होगा अगर मैं बस नहीं करती, और फिर मुझे ये देखकर आश्चर्य होगा कि वास्तव में मैं सक्षम थी, उस पल में नहीं, लेकिन फिर अगले दिन हो सकता है कि किसी भी कारण से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, किसी कारण से यह अभी भी चल रहा था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे अभी भी तर्कहीन विश्वासों पर काम करना जारी रखना था, क्योंकि यह एक ऐसी क्रमिक प्रक्रिया है और ये तर्कहीन मान्यताएं जो हम धारण करते हैं वे इतनी अंतर्हित हैं कि चिंतन जैसे बुरे मानसिक व्यवहार भी प्रतिक्रियाओं के रूप में बहुत अंतर्हित हो जाते हैं। ये हमारे विचार हैं, जैसा कि रॉब ने अपने कई वीडियोस में कहा है, ओसीडी और हमारे विचार विश्वासों के इशारे पर चलते हैं, और इसलिए हम जो मानसिक व्यवहार कर रहे हैं वो अभी भी विश्वासों से भी आदेश ले रहे हैं। तो अगर हम मानते हैं कि कुछ भयानक और डरावना है, हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा जो नासमझ है, जो सोचता है कि हम खतरे में हैं, तो किसी भी चीज के लिए आपका दिमाग इस तरह से प्रतिक्रिया देता है कि यह आपको महसूस कराता है कि यह आपको सुरक्षित रख रहा है। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं, चिंतन ऐसा नहीं करती। इसे यह लगता है कि यह हमें सुरक्षित नहीं रख रहा, और तभी आप डर की ओर अलार्म प्रतिक्रियाओं को कम करना शुरू करते हैं, और तभी आप धीरे धीरे चिंतन पर अधिक नियंत्रण हासिल करना शुरू कर देते हैं, और आप देखना शुरू कर देते हैं कि आपके पास अधिक विकल्प है। लेकिन यह कुछ ऐसा है जो मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में पाया है। जबकि आप पहचान सकते हैं मैं उस विश्वास के बारे में सोच रहा हूँ, और आप जानते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपका इस पर अधिक नियंत्रण है और आप अपने तर्कसंगत विश्वासों पर काम कर रहे हैं। आप इसे कम कर सकते हैं, लेकिन आप जो पाते हैं वो ये है कि वास्तव में आप अन्य चीजों के बारे में भी सोच रहे हैं। तो आप शुरू कर सकते हैं, जैसे आप आगे और आगे बढ़ते हैं पुनर्लाभ में, आप शायद उन अन्य चीजों को उजागर करना शुरू कर सकते हैं जिनके बारे में आप ही सोचते हैं, और आप उनके पीछे तर्कहीन मान्यताओं को देख सकते हैं। ये वास्तव में मेरे अनुभव में से कुछ है जो मैंने देखा है। ये कुछ ऐसा है जिसे मुझे बनाए रखने की आवश्यकता है, और चिंतन एक ऐसी चीज है जिसमें मैं वापस आ सकती हूँ। अगर मैं ये सुनिश्चित नहीं करती कि मैं अपने नए तर्कसंगत विश्वासों को बनाए रख रही हूँ, क्योंकि हमने अपने तर्कहीन विश्वासों को लंबे समय तक रखा है, और क्योंकि हमने कुछ खास तरीकों से काम किया है, मजबूरी, इसने अतीत में भी उन तर्कहीन विश्वासों को मजबूत किया है। इसलिए हमें अभी भी ये सुनिश्चित करने के लिए काम करने की जरूरत है कि हम पुराने तर्कहीन विश्वासों को मजबूत नहीं कर रहे हैं, और वास्तव में हमें नए, अधिक लचीले, अधिक तर्कसंगत विश्वासों को मजबूत करने में, जहां हमें बचाव या सुरक्षा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरा यह वीडियो मेरे चिंतन के अनुभव को समझाने में मददगार रहा है कि चिंतन क्या है और दखल देने वाले विचार क्या हैं। यह तथ्य कि जब हम डरते हैं तो यह एक स्वचालित चीज है जिसमें हम चले जाते हैं। पता है, ये एक ऑटो पायलट जैसा व्यवहार होता है, और हम समय के साथ कैसे रुक सकते हैं, उस पर अधिक नियंत्रण हासिल करना शुरू कर सकते हैं, और उस समस्या को हल करने का प्रयास न करने का चुनाव करने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि हम अनिश्चितता को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक नया, अधिक तर्कसंगत विश्वास है जिसे हम सबसे खराब स्थिति मानते हैं। तो जिसका हमें पहले डर था वो कुछ ऐसा हो सकता है जिसे हम दृढ़ता से नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब आप चरम आतंक और भय को एक परिदृश्य से बाहर निकाल सकते हैं तो आप अनिश्चितता को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं, और इसलिए इसे कम करना आसान हो जाता है, और फिर धीरे धीरे यह चिंतन करना बंद कर देता है। और निश्चित रूप से एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो आपके दखल देने वाले विचार कम हो जाएंगे, साथ ही क्योंकि आप इन्हें चिंतन के साथ मजबूत नहीं कर रहे हैं।